नेहा मर्डर केस 9 साल पहले हुआ एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 39 दिन बाद हुआ था सनसनीखेज खुलासा। ये मामला एक नौजवान 23 वर्षीय लड़की के कत्ल का था जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। मौकाए वारदात पर हर तरफ खून से पड़े टिश्यू पेपर बड़ी तादाद में पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कातिल ने हर वार के बाद अपने हाथों से खून साफ किया हो। उसके शरीर पर 20 जगह कटने के निशान थे, मगर आगरा पुलिस ने 39 दिनों में इस केस का पर्दाफाश किया था। पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची, इसके पीछे है कत्ल की एक हैरान कर देने वाली कहानी। ये मामला आज से ठीक 10 साल पहले का है। 15 मार्च 2013 को शाम के 7 बजे आगरा पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है। सूचना ये आई कि दयालबाग गांव के पास एक लावारिस ऑल्टो कार खड़ी हुई है। कार का रंग लाल था। कार काफ़ी देर से वहां पर खड़ी हुई थी। उस इलाके के बीट सिपाही को ये सूचना मिली थी। खेल गांव और दयालबाग का नाम सुनकर सीधे सिपाही मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन गाड़ी लॉक थी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी गाड़ी नहीं खुली, तो सिपाही ने किसी चाबी वाले को बुलाया और करीबन आधा पौना घंटा उसी में लग गया गाड़ी को खुलवाने में। ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर एक कागज़ का टुकड़ा मिला। उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। कार को एक बार देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें किसी तरह का कोई हादसा हुआ है। मोबाइल नंबर के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कुछ सुराग मिल सके। सिपाहियों ने तत्काल कागज पर लिखे मोबाइल नंबर पर फ़ोन मिलाया तो पता चला कि कार के मालिक ऋषिपाल शर्मा हैं। उनको बताया गया कि उनकी गाड़ी दयालबाग में खेल गांव के पास खड़ी हुई है। ये सुनते ही ऋषिपाल शर्मा ने फौरन तमाम रिश्तेदारों और मित्रों को इस बारे में बताया। ऋषिपाल आगरा के राधा स्वामी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ये सभी लोग मौके पर भागते भागते वहां पर आए। ऋषिपाल ने बताया कि लाल रंग की ये गाड़ी उनकी 23 साल की बेटी नेहा शर्मा इस्तेमाल करती है और आज सुबह ही वो कार लेकर घर से कॉलेज के लिए गई थी और वो शाम के 5 बजे तक घर वापस लौट जाती थी। लेकिन उस दिन देर शाम तक घर नहीं पहुंची थी और उसकी माँ भी वहाँ मौके पर पहुँचती है। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिरकार यहाँ कैसे पहुँची। थाने पर घर वालों ने बताया कि नेहा आज सुबह अपने कॉलेज दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गई थी और वो पीएचडी की स्कॉलर थी। लेकिन निर्भया कांड के चलते माहौल बहुत खराब हो चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगरा के सारे बड़े पुलिस अफसर मौके पर पहुंचते हैं। इस बीच नेहा शर्मा की मां ने बताया कि शाम 6 बजे से वो नेहा के मोबाइल पर 50 फ़ोन कर चुकी है, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन उठाया तो एक लड़के ने बात की और उसने बताया कि नेहा दीदी तो बाजार गई है। लेकिन नेहा की माँ जब तक उस लड़के से कुछ पूछ पाती कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास नेहा का फ़ोन कैसे आया, तब तक उधर से फ़ोन कट गया। करीब आधे घंटे तक फिर कई बार फ़ोन किया गया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। आधे घंटे बाद उसी लड़के ने फ़ोन उठाया और कहा कि आंटी नेहा दीदी तो मूवी का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी है, इसलिए अपना मोबाइल उसने मुझे दे दिया है। नेहा की माँ बार बार पूछती रही कि तुम कौन हो और नेहा किस मूवी की टिकट ले रही है, लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर से फ़ोन काट दिया। इसके बाद नेहा की माँ ने करीब 20 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा और थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई। पुलिस अफसर घर वालों से कहते हैं कि हो सकता है कि वो किसी के साथ मूवी देखने गई हो। पुलिस ने अलग अलग एंगल से घर वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक जवान लड़की के इस तरह गायब हो जाने से पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया था। घर वालों ने बताया कि नेहा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रही थी। पुलिस ने इस इंस्टीट्यूट के रास्ते में पढ़ने वाली हर जगहों में पूछताछ की। रात में रिसर्च कर रहे कुछ स्टूडेंट से भी बात की गई। किसी स्टूडेंट ने बताया कि नेहा को आज अंतिम बार नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। नैनो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस कोर्स है और इससे पता चलता है कि इसमें पीएचडी कर रही नेहा पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। उसने एमबीबीएस के बाद एमफिल किया था और एमफिल करने के बाद वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। नेहा के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने जानकारी दी कि दयाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जो कि पूर्व आईएएस भी है, उनका एक भांजा है, उसका नाम है उदय स्वरूप। वो अक्सर लैब में आया जाया करता था और थोड़ी देर बैठता था, दूसरे रिसर्च स्कॉलर से बातचीत करता था, पानी पीता था और वहाँ से चला जाता था।
बच्चों को शक था कि हो ना हो ये उसी की करतूत हो सकती है और इसके बाद पुलिस रात में ही माता पिता को लेकर लैब में पहुंचती है। लैब बंद करके कॉलेज का स्टाफ जा चुका था, लेकिन पुलिस वालों ने लैब का ताला तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही लैब खोली तो लैब में जो दिखा उससे सबके होश उड़ गए। नेहा फर्श पर पड़ी हुई थी। पूरे लैब में खून बिखरा हुआ था। नेहा के मुंह में रुमाल भरा हुआ था और उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसके शरीर पर अलग अलग जगह पर कटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी नुकीले औजार से काटा गया हो। पूरे लैब में हर तरफ खून से लथपथ टिश्यू पेपर फेंके गए थे। देखकर लग रहा था कि मारने वाले ने हर वार के बाद अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ किया होगा। लेकिन इसको देखकर नेहा की मां वहीं पर बेहोश होकर गिर गई और बाप भी जमीन पर बैठ गया। पुलिस वाले भी इतना खौफनाक मंजर देखकर हैरान हो गए। लैब में रिसर्च के दौरान इस्तेमाल होने वाला पिपेट का छोटा टुकड़ा फर्श पर पड़ा हुआ था। बाकी का हिस्सा नेहा के पेट में घुसा हुआ था। पिपेट कांच का बना एक लंबा उपकरण होता है जिसकी मदद से रिसर्च स्कॉलर केमिकल का नाप लेते हैं। नेहा की सलवार घुटने से नीचे तक खिसकी हुई थी। देखने में साफ लग रहा था कि या तो उसके साथ बलात्कार हुआ है या फिर बलात्कार की कोशिश की गई है। लैब में इस तरह से एक जवान लड़की की लाश मिलने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मौके पर सबूत इकट्ठा करने के बाद लैब को सील कर दिया। नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन निर्भया कांड को लोग अभी भी नहीं भूले थे। ऐसे में 16 मार्च की सुबह जब ये मर्डर आगरा के अखबारों की सुर्खियां बनी तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सभी स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं सड़क पर आ गए। महिलाओं के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हत्यारों को पकड़ने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। नेहा के कत्ल को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने नेहा के साथ पढ़ने वाले सभी लोगों की सूची बनाई। नेहा और उनके सभी दोस्त, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, सभी के मोबाइल का CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया। इसी बीच एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे ठेकेदार विशाल शर्मा के कपड़ों पर खून के दाग देखे गए हैं। प्रोफेसर को ये जानकारी विशाल शर्मा के घर के पास रहने वाले बच्चों ने दी थी, इसलिए डर की वजह से बच्चे पुलिस वालों के पास नहीं गए। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि विशाल की साइकिल में भी खून के धब्बे देखे गए थे। पुलिस को लगा कि हमारा काम आसान हो गया है। विशाल शर्मा को उसके घर से उठाया गया और थाने में लाया गया। वाकई में उसके शर्ट, जूते और साइकिल पर लाल धब्बे पड़े हुए थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि साहब, हम ठेकेदार हैं। हम तमाम इमारतों में पेंटिंग्स का काम भी करते हैं। ये निशान पेंट के ही है। लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सीनियर अफसरों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने ठेकेदार के शर्ट, जूते और साइकिल पर मिले धब्बों को जांच के लिए आगरा स्थित फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि ये खून के धब्बे नहीं थे। ये कोई रंग है जो हूबहू खून से मैच हो रहा था। विशाल शर्मा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन नेहा के कॉलेज का स्टाफ पुलिस जांच में कोई खास सहयोग नहीं दे रहा था। नतीजन 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था। कॉलेज के लोगों ने पुलिस पर परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी। आरोप ये था कि पुलिस सीनियर अफसरों और सीनियर कर्मचारियों को बार बार थाने बुलाकर तंग कर रही थी पैसों के लिए। अब जब पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो पुलिस का काम धीमा पड़ जाता है। कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर, कोई भी स्टूडेंट पुलिस के पास आने को तैयार नहीं था। अगर उन्हें पूछताछ के लिए भी थाने बुलाया जाता था तो उनकी तरफ से फौरन एक याचिका हाई कोर्ट में पड़ जाती थी। हाई कोर्ट से डेट आती थी, पुलिस अधिकारियों को जवाब देना पड़ता था। लेकिन एक दिन नेहा के घर वालों ने IG जोन आगरा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि सर, नेहा के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने जानकारी दी है कि दयाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जो कि एक पूर्व IAS भी है, उनका एक भांजा है। उसका नाम है उदय स्वरूप। वो अक्सर उस लैब में आया जाया करता था और नेहा के साथ बातचीत करने की भी कोशिश करता था। बच्चों को शक है कि हो ना हो ये उसी की करतूत हो सकती है। पुलिस ने जब उदय स्वरूप को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया तो बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे। उसके चेयरमैन मामा ने फोन करके कहा कि उदय कोई चोर या लुटेरा नहीं है जो उसे थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जो कुछ भी पूछना है घर पर आकर पूछ सकती है। मैंने उसको यहाँ पर रोक कर रखा है। पुलिस घर पहुंची और पूछताछ शुरू की। उसके सारे जवाबों से लगा कि वो शायद नेहा को जानता ही नहीं है। वो साफ इनकार करता रहा कि मैं नेहा को नहीं जानता हूँ। पूछताछ से पुलिस को भी लगा कि उदय का शायद इस मर्डर से कोई वास्ता नहीं है। वहीं पुलिस पूछताछ से उदय का परिवार काफ़ी नाराज हो गया। पुलिस ने एक बार फिर से उदय स्वरूप से पूछताछ करने का फैसला लिया।
पुलिस उसके घर पहुंची। अगले ही दिन हाई कोर्ट में घर वालों ने पुलिस के उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी। इसी बीच नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इसमें दो बड़ी बातों का खुलासा हुआ। पहला ये कि नेहा की हत्या से पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया था। नेहा के साथ बलात्कार हुआ या फिर नहीं, इसको लेकर रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। कत्ल के 15 दिन बाद 29 मार्च को पुलिस एक बार फिर बायोटेक्नोलॉजी लैब में गई। पुलिस ने वहां 2 सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि हर एंगल से जांच कवर हो सके। लैब में मौजूद उपकरणों पर धूल जमी हुई थी, उसे कागजों में इकट्ठा किया जाने लगा। खून भी काफ़ी सूख चुका था, इसलिए फर्श को साफ किया जाने लगा। करीबन 2.5 घंटे तक पुलिस ने साफ सफाई की और इस दौरान जो भी सामान मिला वो अलग अलग पैकेटों में इकट्ठा कर लिया गया। लैब के सभी उपकरणों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। फॉरेंसिक लैब में इन सब चीज़ों की बहुत बारीकी से जांच की गई। इस दौरान कुछ बाल मिले, कुछ महिला के थे तो कुछ पुरुष के थे। इसके बाद पुलिस एक बार फिर उदय के घर पहुंची और उसके पहने हुए एक कपड़े की मांग की। इस बात पर घर वालों ने घोर विरोध जताया, लेकिन बाद में उन्होंने उदय का कपड़ा दे दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि पुरुषों के पैंट और अंडरगारमेंट्स या फिर बनियान को जब भी आप चेक करेंगे तो उनके शरीर का कोई ना कोई बाल उसमें चिपका हुआ आपको जरूर मिल जाएगा। फॉरेंसिक लैब में बहुत सावधानी से उदय स्वरूप के कपड़ों में चिपके हुए बाल निकाले गए और इसमें से कुछ प्यूबिक हेयर्स भी थे, यानी कि उदय के गुप्तांग के बाल भी थे। जब इन प्यूबिक हेयर्स को बायोटेक्नोलॉजी लैब में मिले बाल से मैच करवाया गया तो दोनों पूरी तरह से मैच हो गए, यानी कि ये बाल उदय स्वरूप के ही थे। इससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि इस मर्डर में उदय स्वरूप का ही हाथ है। पुलिस इस मामले में करीबन 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। इतने दिन बीतने पर केस को सीबीआई को सौंपने की मांग भी उठने लगी। पुलिस ने नेहा से रिलेशन को लेकर उदय स्वरूप के दोस्तों से भी पूछताछ की। इसी बीच दयालबाग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि मर्डर वाले दिन नेहा की लाल रंग की कार को लैब का एक टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था। पुलिस देर रात संधू के घर गई और उसे पुलिस थाने में उठाकर ले आई। पूछताछ के दौरान संधू ने पूरी घटना तो बताई, लेकिन आरोपी का नाम नहीं बताया। अब पुलिस ने लैब में काम करने वाले चपरासियों और सफाई कर्मचारियों से लंबी पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ से ये पता चल गया कि उदय स्वरूप बार बार लैब में आता था। अब पुलिस ने दबाव डालकर उदय स्वरूप को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। एक साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में बैठाया गया। पुलिस ने इस बार उससे मौखिक सवाल नहीं किए, छोटी छोटी पर्चियों में ढेरों सवाल लिखे गए और उदय से कहा कि वो लिखकर इसका जवाब दे। पुलिस ने कड़े सवालों से ऐसी घेराबंदी की कि इस बार उदय स्वरूप टूट गया। उसने नेहा की हत्या करने का सच कबूल लिया। उदय स्वरूप और यशवीर संधू को पुलिस ने अरेस्ट किया। इस जांच टीम में एक एसपी स्तर का अफसर, 2 डीजीपी समेत 15 पुलिसकर्मी शामिल थे। पूछताछ में उदय स्वरूप ने बताया कि वो बार बार लैब में जाकर नेहा से बातचीत करने की कोशिश करता था, लेकिन नेहा उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। इस बात से परेशान होकर उसने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू से संपर्क साधा। उदय को पता था कि यशवीर संधू ही कभी कभी नेहा की गाड़ी ड्राइव करके उसको घर छोड़ता था। 15 मार्च 2013 को संधू ने उदय को फोन करके बताया कि आज लैब में नेहा अकेली है और कोई रिसर्चर स्कॉलर नहीं है। चपरासी को लेकर मैं बाहर चाय पिलाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो आ सकते हो। उदय स्वरूप अपने साथ लैब में यूज होने वाली क्लोरोफॉर्म की शीशी लेकर आया। वो लैब में पहुंचा तो देखा नेहा अपना काम कर रही थी। नेहा ने उसे एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिया था। उदय चुपके से नेहा के पीछे आया और अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म डाल दिया और एक झटके में रुमाल नेहा के नाक पर रख दिया। थोड़ी ही देर में नेहा बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। उदय ने अब नेहा के मुंह में रुमाल ठूस दिया था और उसके हाथ पीछे से बांध दिए थे। इसके बाद उसने सलवार उतारने की कोशिश की, लेकिन शायद क्लोरोफॉर्म कम तीव्रता का था, इसलिए नेहा पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाए। उसने उदय की हरकतों का कड़ा प्रतिरोध किया और उदय को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। फिर उदय ने कांच का पीपेट उठाया और उसे आधा तोड़कर नेहा पर हमला करना शुरू कर दिया। वो नेहा के शरीर पर नुकीले पीपेट से लगातार वार करता रहा। करीब 1.5 घंटे तक शरीर से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब उदय ने नेहा की कार की चाबी उठाई और लैब के बाहर मौजूद यशवीर संधू को दे दी ताकि वो उसे दूर कहीं ठिकाने पर लगा दे। यशवीर ने नेहा की कार को चुपके से दयालबाग के खेल गांव के पास खड़ी कर दी और वहां से चला गया। इसके बाद चपरासी से लैब में ताला लगवा दिया गया। इसी बीच उदय ने नेहा के लैपटॉप को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर वहीं पास की झाड़ियों में फेंक दिया।
मर्डर के 39 दिनों बाद 23 अप्रैल 2013 को इस घटना का खुलासा हुआ और साल 2015 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। चार्जशीट फाइल करने में पुलिस को इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आरोपियों ने हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाकर मामले को लटकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हर याचिका का बेखूबी जवाब दिया। जब हाई कोर्ट से सारे स्टे खारिज हो गए तब जाकर कहीं चार्जशीट फाइल की गई। फिलहाल मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। उदय स्वरूप और यशवीर संधू 9 सालों से जेल में बंद है। नेहा के घर वाले लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है और उम्मीद यह है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में आरोपियों को सजा मिले और आगे जाकर कभी ऐसा ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।